वेलकम शिवपाल सर। आज एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत क्या बोल सकते हैं इसको सर, एक प्लेजर है कि आप हमारे यहाँ पे पॉडकास्ट पे आ जाए। बहुत दिनों के फॉलोअप के बाद में आज ये पॉसिबल हुआ है। थैंक्स कमिंग सर। Thank you, Ji. Thank you very much. It is my pleasure that I'm here Thank in you, front sir. of you today. सर एक्चुअली मुझे ये जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी कि आपका रियल एस्टेट का करियर स्टार्ट कहाँ से हुआ, यानी आपने पूना में जब रियल एस्टेट स्टार्ट किया वो टाइम का पीरियड क्या था, और ये इंडस्ट्री में आने के पहले आप क्या करते थे, और इंडस्ट्री में आने के बाद में आपने कैसे कैसे स्टार्ट किया सब चीज़ें। देखो, सच तो ये है कि मैं रियल एस्टेट का बंदा था ही नहीं। अच्छा। इस समय हूँ, पहले रियल एस्टेट का बंदा था ही नहीं। मैं तो नौकरी करता था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, नौकरी चल रही थी, बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग काम किया है, अच्छे प्रोफाइल पे काम किया है। हाँ, मैं इन्वेस्टर ज़रूर था, अच्छा इन्वेस्टर था कि जहाँ भी हम दिख जाए बस डाल दो। मेरा एक ड्रीम था कि हर एक पूना के बड़े प्रोजेक्ट में मेरा एक फ्लैट होना चाहिए। सही है। ये मेरा ड्रीम था, लेकिन फिलहाल वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये है कि यहाँ जहाँ कहीं अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कहीं कुछ प्रोजेक्ट मिलता था, हम पहुँच जाते थे, चेक करते थे क्या है कैसा है, उसको ये भी ऑब्जर्व करते थे कि वहाँ पे प्रिसिजन होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती थी, और मैं खुद इन्वेस्ट करता था। ऐसे करते 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 एक आइडिया आया कि अगर मैं खुद पैसा बना सकता हूँ, मैं खुद एप्रिसिएशन मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे पैसा बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम सेम चीज़ दूसरों को बताएं। और वो करने के लिए हम यहाँ पे आ गए। क्या बात है। आज 2010 से लेके करीब करीब 13-14 साल तो हो गए। सही है सर। रियल एस्टेट में आने के बाद में आपने पहले कौन से वर्टिकल स्टार्ट किए, यानी प्राइमरी में आए पहले, या रीसेल स्टार्ट किया, या रेंटल स्टार्ट किया, या तीनों में एक साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुआ था आपका? मेरा कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है रियल एस्टेट का। अगर आप बोलो अरे सर बस यही तो सुनना है कि कैसे स्टार्ट हुआ है, कि शायद सुनने वाला शायद यही बोलेगा कि क्या मजाक कर रहे हैं कि मगरपट्टा में मेरा ऑफिस था। ओके। कंपनी का ऑफिस था। मैं एक TCL नाम से कंपनी थी, चाइनीज़ कंपनी, उसमें जॉब करता था, मैं ब्रांच मैनेजर था। अच्छा। तो मगरपट्टा में ऑफिस था। ऑफिस के ठीक बाहर बहुत सारे लोग ऐसे ही खड़े रहते थे। तो अब मैंने पूछा कौन है, लोगों से पूछा तो बोले मालूम पड़ा ये ब्रोकर हैं, रेंटल काम करते हैं। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं था। अब उनमें से एक दो कभी अंदर आके बैठ गए, ऐसी हाय हेलो करके दोस्त बन गए। अब देख रहा हूँ वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज 5 फ्लैट बेच दिए, आज 4 फ्लैट रेंट पे दे दिए। तो हमें लगा यार ये लोग स्लीपर पहने हैं, कपड़े भी ढंग के नहीं पहने हैं, और इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो एक पढ़ा लिखा आदमी अगर आएगा तो कितना अच्छा बिजनेस कर सकता है। सही। तो ये सोच के मैंने फिर एक ऐसा हुआ, एक दिन डिसाइड किया कि चलो नौकरी छोड़ो और ये बिज़नेस शुरू करो। अच्छा। ऐसे हम रियल एस्टेट में कूदे। जब रियल एस्टेट शुरू किया, शुरू करने के 1-2 महीने 3 महीने बाद मालूम पड़ा कि नहीं, जो हमारे जो सो कॉल्ड दोस्त बने हुए थे वो तो बातें फेंकते थे, काम नहीं करते थे तो सिर्फ बातें करते थे कि हम 5 बुकिंग कर दी, ये कर दिया एक दिन में। अच्छा। भाई मुझे इंडस्ट्री मालूम नहीं था, तो मैं तो मान के चलता था हाँ हो सकता हो जाए, लेकिन वो पूरे महीने का जो काउंट करते थे वो एक दिन में बताते थे। अच्छा। तो ऐसे रियल एस्टेट में घुसे। अब आने के बाद में फिर ये हो गया कि चलो भाई शुरू हो गया तो करना तो पड़ेगा ही। सही है। और धीरे धीरे आज 13-14 साल हो गए। बात है सर। सर अभी आप तीनों चारों वर्टिकल में काम करते हैं, रेंटल भी करते हैं, रीसेल भी करते हैं, न्यू लॉन्चेस में भी काम करते हैं। पर्टिकुलरली आपकी चॉइस क्या है, यानी तीनों में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं अगर एक प्रोफेशनल रह के काम किया हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन भी मैं MBA किया हूँ, गोदरेज में, टाटा में, वीडियोकॉन में, TCL में, बहुत सारी कंपनियों में अच्छे बड़े बड़े ब्रांड में काम किया हूँ। तो काम करने के बाद में जब कोई रियल एस्टेट शुरू करता है, ये इतने सारे इंडस्ट्री में काम करके, तो थोड़ा उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये इंडस्ट्री इस समय तो फिर भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उस समय तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं थी। टिपिकल भाषा में लोग बोलते थे कि दलाली, जो दिल्ली के लोग आते तो ऐसे ही बोलते थे। यहाँ तो फिर भी कम से कम महाराष्ट्र में हम लोग ब्रोकर बोलते हैं, कुछ इज्जत है। हम अपने आप को उस टाइम जब कॉल करते थे किसी कस्टमर को, तो हम ब्रोकर भी ना सुनना चाहते थे, ना बुलवाते थे, ना बोलते थे। हम बोलते थे आई एम कंसल्टेंट, आई एम योर कंसल्टेंट, ये वर्ड यूज़ करते थे। तो ये वर्ड यूज़ करते 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 थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मैं बाकी लोगों से थोड़ा अलग हूँ। सही है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा काम बढ़ा है आगे। तो सर उस वक्त कोई ऐसा इंसिडेंस या फिर कुछ याद आता है जिस वक्त में आपको ऐसा फील हुआ कि अरे ये इंडस्ट्री में नाम नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा इंसिडेंस कोई याद आता है आपको? ऐसे इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं। कि एक इंसिडेंट मेरे फैमिली गैदरिंग थी, शादी थी। तो वो शादी में बहुत सारे लोग ऐसी एक साथ रुके, मतलब शादी में इकट्ठा थे। तो एज यूजुअल जैसा होता है कि कोई बाहर अगर गया है और एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है तो लोग बोलते हैं, जैसे कजिन वगैरह या अंकल लोग बोलते हैं कि मेरा भतीजा या मेरा बेटा इस कंपनी का मैनेजर है।
तो उस शादी में ऐसे ही हमारे मामा जी थे, उन्होंने पूछ दिया कि अरे बेटा अभी कौन सी कंपनी में हो अभी? मैंने बोला नहीं अभी तो मैंने छोड़ दिया, कोई कंपनी में नहीं हूँ। क्या करते हो? नहीं वो एक ऑफिस खोला है, बिजनेस शुरू किया है। किस चीज़ का बिजनेस शुरू किया है? रियल एस्टेट। तो दलाली करते हो हैं? तो मैं बता रहा हूँ वो मोमेंट ऐसा था कि हमारे लिए बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे मामा जी हैं, फैमिली के लोग हैं, हम बोल भी नहीं सकते, हम जवाब कुछ भी नहीं दे सकते कि हम पैसा नहीं, ये नहीं बोल सकते कि पैसा बहुत है। वो उन्होंने जो जवाब दिया कि तुम्हें इसीलिए पढ़ाया गया था क्या? अगर यही करना था तो इतनी पढ़ाई करने की ज़रूरत क्या थी? बड़ा है वहाँ से रियल एस्टेट शुरू किया है। तो ये पॉइंट ऐसा था, मुझे ऐसा लगा कि यार क्या कर सकते हैं, हमें पसंद है लेकिन फिर भी अब फैमिली के लोगों को नहीं पसंद था। तो सर एक्चुअली ये टाइम ऐसा था कि रियल एस्टेट सच में ऑर्गेनाइज नहीं था और लोग भी उतना अप्रिशिएट नहीं करते थे कि आप वो काम कर रहे तो, पर उसको तभी एक मॉरल रख के आपने कंटिन्यू किया। इसके पीछे कौन सी फोर्स थी जो आपने ये रखा कि नहीं बाबा मुझे करना है? इसके पीछे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि मेरा खुद की जो इन्वेस्टमेंट थे, हाँ। मैं जो देखता था मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट हैं कि हमने कम से कम पैसा लगा के जो पैसा अप्रिसिएट हुआ है, तो मेरे अंदर एक ही चीज़ था कि हम दूसरों को भी ये चीज़ बोलें। अब दूसरे कितने लोग मानते हैं कि उस समय तो ऐसा होता था कि हम जो हमारे सामने बैठता था हर कोई बोलता था हाँ यार जो बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि पैसे से पैसा तो सब कोई बना सकता है। बराबर। कि अगर किसी को 1 करोड़ रुपए दिया जाए उसको इन्वेस्ट करना है तो उसको 50 ऑप्शन मिल जाएंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। और किसी को बोला जाए पैसे नहीं है और फिर इन्वेस्ट करना है, तो मैं तो वहाँ से निकला हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, हमने इन्वेस्ट किया है। और मैं वही लोगों को बताता हूँ कि अगर पैसे हैं तो आप कहीं भी पैसे डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, FD कर दो, कहीं भी कर दो, आपका पैसा सेफ है और आपको रिटर्न भी मिल रहा है। लेकिन पैसा नहीं है और फिर पैसा बनाना, मैंने ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करवाया है कि जिनका सैलरी कुछ नहीं है, ना के बराबर सैलरी थी उस समय। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सैलरी अच्छी थी लेकिन पैसा नहीं था, 0 ओन कंट्रीब्यूशन हमने करवाया इन्वेस्टमेंट, और आज वो लोग खुश हैं। वो लोग फ़ोन करके बोलते हैं यार ये जो फ्लैट लिया ना प्रॉपर्टी वो मेरी नहीं है तुम्हारी है, नाम सिर्फ मेरा है। ऐसे हैं, आई कैन काउंट यू मोर देन 10 पीपल कि नहीं, ऐसे हैं बोलते हैं। एक तो उसमें से एक बंदा ऐसा है कि ही वॉज वर्किंग विद अस इन गोदरेज, जिस समय आई थिंक 2004 के आसपास इस सैलरी वॉज 5,000 रुपीज़ पर मंथ। अच्छा। मेरे अंडर में था लड़का, 5,000 रुपये पर महीने की सैलरी पे काम करता था। ही वॉज नॉट गोदरेज एम्प्लॉय बट एक थर्ड पार्टी एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर का आदमी था। उसको मैंने वहाँ से उठा के पहले गोदरेज में जॉब लगवाया 10,000 रुपये 12,000 रुपये की सैलरी से। आज की डेट में उसकी प्रॉपर्टी यू विल नॉट बिलीव करीब 10 करोड़ प्लस की वैल्यू है। पूना में 6 से 7 फ्लैट उसके पूना में है, मुंबई में 3-4 जगह अलग अलग हैं, कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट किया है। अब प्रॉपर्टी उसकी है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे खुशी कब होती है जब सामने कभी आता है ना, कोई अगर बोल दे कि मेरे सामने कि नहीं तुम्हारे तो इतनी प्रॉपर्टी, बोलते नहीं मेरे नहीं है, ये पाल जी के हैं। क्या बात है। हाँ, तो ये बोलते नहीं मेरे नहीं है, तो इतना सुन के मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, इतना तो बोला। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का बोलते हैं कि नहीं मेरी नहीं है, नाम मेरा है, प्रॉपर्टी इनकी है। सर एक्चुअली SIP पे अभी आपने जैसा बताया कि SIP, मुझे थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी आपकी तरफ से एज अ कंसल्टेंट चाहिए। इतने साल का आपका रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, SIP और रियल एस्टेट को आप अगर कंपेयर करें तो आपका कस्टमर भी करता होगा, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते, और क्यों रियल एस्टेट अगर करें तो क्यों रियल एस्टेट अगर आप सजेस्ट करते हैं उसको, उसके पीछे कुछ रीजन होगा, ऐसा कुछ इंसिडेंस आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है उसमें, बहुत ही शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड में फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में पैसा वो लगाएगा जिसके पास पैसा है। बहुत रेयर होता है कोई लोन लेके लगाए, जो लोन लेके लगाता है वो तो डूबने वाला है। सही बात है। हाँ, वो तो 100% डूबने वाला है, और लोन लेके कोई शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाता है। लोन लेने के लिए होम लोन लोग घर के लिए लोन लेते हैं। हाँ। तो मैं तो सिंपल सा लोगों को बताता हूँ कि भाई अगर पैसा है तो आप लगा लो म्यूचुअल फंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपके पास जितना पैसा है उतना ही लगाओगे। एज्यूमिंग आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दो, शेयर मार्केट में डाल दो, जहाँ डालना है डाल दो, लेकिन 10 लाख का चांसेस ये भी हैं कि 10 लाख के 2 लाख हो जाएं, 10 लाख के 15 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि उस पर बहुत कुछ डिपेंड है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिपेंड है, दुनिया में क्या हो रहा है वो सब डिपेंड है, अपने शहर में क्या हो रहा है, बहुत कुछ डिपेंड है। अब आया रियल एस्टेट में पैसा लगाना, सेम 10 लाख रुपया आपके पास है, आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। सही है। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो रियल एस्टेट में,
आपने पे कितना किया है? 10 लाख रुपए। सही। और बहुत सारे बैंक 1090 का स्कीम देते हैं, बहुत सारे बिल्डर 1090 का स्कीम देते हैं। मान लो आपने वो स्कीम ले लिया तो आपको 10 लाख रुपए दे के आराम से रिलैक्स। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास हैं, बहुत सारे लोकेशन ऐसे हैं कि आज आप प्रॉपर्टी खरीदो 6 महीने में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख हो गई। हाँ बहुत सारे सर, एक्चुअली उससे भी ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहे हैं आजकल तो। अब मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ। हाँ। तो अगर 6 महीने में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख हो गई, यानी 20% की ग्रोथ हो गई 1 करोड़ पे, आपका पैसा कितना है? आपने तो 10 ही लाख लगाया। 10 ही लाख लगाया। तो 10 लाख का कितना होना चाहिए था? 1,20,000, मतलब 12 लाख। बराबर 12 लाख होना चाहिए। 4 से ज़्यादा 12 लाख। हाँ 2 लाख मिलना चाहिए था आपको। बराबर। यहाँ ऐसा नहीं है। जो आपने पैसा पे नहीं किया है, 1 करोड़ आपने पे नहीं किया, आपने ओनली 10 लाख पे किया है, आपको एप्रिसिएशन पूरे जो नहीं पे किया उस पर भी मिल रहा है 1 करोड़ पे। बराबर। तो यहाँ ये रियल इस्टेट की ब्यूटी है कि रियल इस्टेट आपको पैसा दे रहा है टोटल पे, जो हमारा पैसा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इसको हम वर्चुअल ग्रोथ बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं कि 50% पेमेंट देने के बाद में आप बेच सकते हो। बहुत सारे बिल्डर एग्जिट ऑप्शन देते हैं, अभी भी देते हैं बहुत सारे बिल्डर कि आप पैसा लगाओ और आप जब चाहो तुम निकल जाओ। तो इस तरह से मैं तो बोलूँगा कि रियल इस्टेट और म्यूचुअल फंड में अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में आपका प्रॉपर्टी डाउन हो सकता है, रियल इस्टेट में चांसेस ना के बराबर हैं। एग्जाम्पल के लिए कोविड, बराबर है। कोविड के टाइम अगर देखो तो म्यूचुअल फंड कितने हो गए? 50% या उससे भी डाउन हो गए थे। शेयर मार्केट पूरा कोलैप्स हो गया था। रियल इस्टेट में डाउन हुआ था, लेकिन कितना परसेंट? 10%, 15%, 20%, उससे ज़्यादा नहीं। रियल इस्टेट ने तभी भी अच्छे दिन देखे थे कि वहाँ पे भी तभी उस वक्त में आपने सर इतने बुकिंग किए गोदरेज में वगैरह, उस वक्त सब वर्चुअली ही हुआ था। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है रियल इस्टेट। मैं बता रहा हूँ कि रियल इस्टेट उस टाइम ऐसा हुआ था कोविड के टाइम में कि लोगों ने भरोसा अगर किया है तो सिर्फ रियल इस्टेट को किया है। बराबर। कि रियल इस्टेट ऐसा है कि यहाँ अभी भी गनीमत है कि ये उतना टूटने वाला नहीं जितना कि शेयर मार्केट टूट गया। सही है। अब रियल इस्टेट में उस टाइम लोगों ने कैसे काम किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम लोगों ने क्या किया, घर में बैठ के वीसी पे, हाँ। जैसे मैंने खुद जो है घर में बैठ के 24 आवर्स घर के अंदर हो, घर में बैठो, कस्टमर को कॉल करो, वीसी करवाओ, जो पूना के कस्टमर हैं उनके साथ, बाहर के हैं उनके साथ, एनआरआईज हैं उनके साथ, और बुकिंग हो रही थी। तो ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है कि भाई एक्चुअल जूम कॉल ये सब तो हमने उसी टाइम सुना था, उसके पहले तो सुना भी नहीं था कि जूम कॉल भी कुछ होता है। और एक्चुअली उसके पहले सर कोविड के पहले ये भी सीन था कि एनआरआईज वगैरह फिजिकली आते थे, देखते थे वगैरह, लोग इतना जूम कॉल्स वगैरह पे हम लोग तैयार नहीं थे इंडिया में, हम लोग तैयार नहीं थे। पर कोविड के में अभी ऐसी सिचुएशन है कि कोविड में भी और उसके बाद में भी अभी बहुत सारे जो एनआरआईज है वो जूम से कॉल करते, जूम से ही प्रॉपर्टी फाइनल करते, प्रॉपर्टी क्लोजर वगैरह सब आज के डेट में सब वर्चुअल हो गए हैं। अभी आपको जरूरत नहीं पड़ती, और ये कोविड का डिफरेंस है, ये टेक्नोलॉजी का चेंजेस है। बोल सकते हैं कि पहले सच है कि हमें जूम कॉल, गूगल मीट ये सब आइडिया नहीं था। हो सकता है कॉर्पोरेट में लोग करते हों, हमें तो आइडिया नहीं था कि जूम कॉल भी होता है, गूगल मीट भी होता है, ये सब नहीं था। हाँ, वो आने से क्या हो गया कि जो कस्टमर आ नहीं सकता है, पूना के बाहर है कस्टमर, आउट ऑफ कंट्री है कस्टमर, वो क्या बोलता है, अब गूगल पे हमें दिखा दो, यहाँ से लेफ्ट लिया, यहाँ से राइट लिया, यहाँ पे एटीएम है, यहाँ पे आईटी कंपनी है और इसके सामने आपका प्रोजेक्ट है। सैम्पल फ्लैट भी आप गूगल पे दिखा सकते हैं। तो इस समय ये इतना सिंपल हो गया है कि बहुत सारे लोग ये जूम कॉल पे वर्चुअल मीटिंग वगैरह करके बुकिंग कर लेते हैं। सही सर। मुझे एक्चुअली बैक टू द क्वेश्चन, जो एसआईपी और अपना इसकी बात थी रियल इस्टेट, तो आपके बोलने से वो तो कन्विंस हुआ, मैं भी कन्विंस हूँ कि सर ये सही बात है। पर और एक इसमें मुझे एक ऐड करना है कि आपने देखा होगा कि एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड के हर ऐड के बाद में वो लोग पर्टिकुलरली बताते थे कि ये मार्केट रिस्क पर है कि आप आपके एसआईपी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क पर आज तक मैंने किसी भी बिल्डर के ब्रोशर पे या कहीं पे देखा नहीं है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। बहुत वैलिड पॉइंट है रियल एस्टेट में, बल्कि हम लोग को तो बताना चाहिए एज ए रियलेटर की, बताना चाहिए कि ये पॉइंट कहीं नहीं रहता है कि रियल एस्टेट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रियल एस्टेट में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि प्रोजेक्ट डिले हो जाए, डिले होने के बाद भी पैसा देखे जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल अगर डिले हो गया तो पैसा पॉकेट से चला जाए, कि जो प्रोजेक्ट आज 1 करोड़ का है 2 साल बाद वो एक 20 का होगा, 5 साल बाद 1.5 करोड़ का या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ रिस्क वाली बातें ही नहीं है। अगर हम हर चीज़ प्रॉपरली उसको फिल्टर करके पूरा वेरीफाई करके परचेज करते हैं तो रिस्क ना के बराबर है। सही बात। एंड बिलीव मी कि मैंने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करवाया है या किया है, बाई ग्रेस ऑफ गॉड आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा कोई भी इन्वेस्टर कहीं फंसा हो, कहीं पैसा फंस गया हो या अटक गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्या बात है। हाँ सर, इसमें आपको टेक्नोलॉजी की मदद हुई होगी?
Yes. नॉर्मली आप जब रियल एस्टेट में इतने सालों से काम कर रहे थे तो टेक्नोलॉजी की मदद हुई है। Yes. तो आप टेक्नोलॉजी में कौन से टूल्स यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे? देखिए, टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में तो उतना टेक्नोलॉजी हमने यूज कुछ किया नहीं था। हाँ। लेकिन इस समय ज़रूर हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कोविड के बाद में। और जब बिज़नेस एक्सपेंड करते हैं, जब बिज़नेस बढ़ता है, नंबर ऑफ़ पीपल जो है ज़्यादा काम करते हैं साथ में, आपका वर्किंग हैंड बढ़ जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। एग्जांपल के लिए कि पहले लोग लीड वगैरह सब जो है अपना रजिस्टर में एंट्री करते थे। हाँ। पूरा रजिस्टर में एंट्री कर लिया और जब कॉल करना है रजिस्टर खोलो और कॉल करना शुरू कर दो। अब उसी के आगे लिख देते थे कि भाई ये कस्टमर इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड नहीं है। आज की डेट में वो सब पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में क्या है, CRM। हर जितने बड़े रिलेटर हैं, जितने बड़े बिल्डर हैं, सबके पास अपना अपना CRM है। CRM में आप जितना चाहो उतना डेटा डाल दो और CRM में कुछ सेकंड लगते हैं डेटा को फिल्टर करने में। बराबर है। आप रजिस्टर में अगर निकालना है कि अगर सपोज कोई सोसाइटी है, एग्जांपल के लिए अगर मगरपट्टा में कौन से कितने क्लाइंट हैं निकालो, तो निकालते रह जाएंगे, पूरा दिन उसी में चला जाएगा। या अमनोरा में कितने हैं तो पूरा दिन, खराड़ी में कौन कौन से हैं, और वो भी एक सर्टेन टाइम का ही निकाल पाएंगे आप, महीना 2 महीना। हाँ। उससे ज़्यादा निकलना ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं निकाल पाएंगे आप अगर सबको मैसेज भेजना है, सबको व्हाट्सअप भेजना है, सबको कुछ इन्फॉर्म करना है, तो आप रजिस्टर से निकाल कैसे करोगे? तो आजकल तो CRM है, CRM में इतने सारे अलग अलग टाइप के आ गए हैं, उसमें भी फीचर अलग अलग हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़रूरी है कि जस्ट क्लिक करो और सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। तो आज की डेट में बिना टेक्नोलॉजी के तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। पर सर आज भी ये देखने में है कि कंपनी के ओनर्स जो है वो बहुत चाहते हैं कि CRM यूज़ करे, टेक्नोलॉजी यूज़ करे, पर उतना सपोर्ट मिलता नहीं है स्टाफ की तरफ से, या फिर वो लेवल पे लोग भी आज फिजिबल नहीं है, यूज़ नहीं कर रहे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने सबको जब CRM दिया तो उन्होंने कितना उसको किस लेवल पे लिया है, कितना फॉरवर्ड गया, या फिर आपने कुछ थोड़े स्टेप्स अलग उठाए, क्या सीन है? मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें कैसा है कि सबसे पहले तो ज़रूरी है खुद को सीखो। अच्छा। खुद सीख लो। प्रॉब्लम ये होता है जब खुद को नहीं मालूम तो हम हमारे एम्प्लॉय को कैसे बताएंगे। और एम्प्लॉय तो हर बार ये होता है कि वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। सही है कि नहीं मेरे से ऐसा नहीं होगा, नहीं वो मेरे मोबाइल में वो कनेक्ट नहीं होता है और मेरे मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है। एम्प्लॉय तो हमेशा एक्सक्यूज ढूंढता है। जबकि CRM आज की डेट में इतने अच्छे CRM आ गए हैं कि आपको ज़रूरी है कि आप खुद सीख लो तो अपने एम्प्लॉय को सिखा सकते हो। और अगर खुद ही नहीं सीखे हो तो फिर दूसरे सिखाना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। तो मैं मेरे केस में अगर बोलोगे तो मैं तो खुद सीखा। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लग रहा था यार ये कहाँ से हमने ले लिया, उसको ढूंढते रहो जैसे फेसबुक में होता है। तो किसी ने मुझे बहुत अच्छा बोला था कि फेसबुक के बारे में, कि फेसबुक का वो मिस्टर जुगरबर्ग आए थे क्या सिखाने के लिए। फेसबुक भाई किसको मालूम था। आज गाँव तक में छोटे छोटे बच्चे भी और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग भी फेसबुक यूज़ करते हैं। तो वो जब किसी ने मुझे बताया, मैंने कहा यार जब वो फेसबुक में अनपढ़ लोग चला सकते हैं तो ये क्या है, कौन सी मुश्किल काम है। आज की डेट में मेरे ऑफिस में सब कुछ पूरा CRM पे 100% CRM कंपलसरी है कि जो कुछ है उसी में अपडेट करो, सब कुछ उसी में करो और शाम को रिपोर्ट आता है। वो जो रिपोर्ट बोल रही है वही रिपोर्ट वैलिड है। आपने क्या किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने कितने लोगों को कॉल किया हमें नहीं मालूम। सिस्टम हमारा क्या बता रहा है वो हमें मालूम है बस। सही है। हाँ सर इसमें तो आपने बताया वो एकदम परफेक्ट है। और एक चीज़ मुझे वो जाननी है आपसे कि इंडस्ट्री में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, ये आपके जो पूरे रियल एस्टेट के टाइमिंग में कौन से चैलेंजेस फेस किए, और आज भी कौन से चैलेंजेस मार्केट में एज अ रियल्टर अवेलेबल है जो कि फेस करना पड़ते हैं लोगों को, यानी एम्प्लॉयज़ के बारे में बोलो या फिर बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स है, तो कौन से चैलेंजेस है एक्चुअली जो आप फेस कर रहे हैं? चैलेंजेस तो बहुत हैं और ये रहेंगे ही। चैलेंज अगर नहीं तो फिर काम क्या है, फिर तो हमारी ज़रूरतें नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर तो बिल्डर भी सामने बोर्ड लगा देगा और बेच लेगा, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो चैलेंज हैं हाँ। समय के साथ साथ चैलेंजेस भी बदलते रहते हैं। जैसे आज की डेट में जो चैलेंजेस कैसे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है एम्प्लॉय को रिटेन करना। हाँ। बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि सही प्रोडक्ट अपने पास होना चाहिए। बिल्डर और प्रोडक्ट दोनों सही होना चाहिए। और वैसे हैं आज की डेट में मार्केट में बहुत हैं। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में चल रहा है वो चल रहा है रेफरल बिल्डर की तरफ से। क्लाइंट रेफरल जो बिल्डर देता है। हाँ। तो पहले बिल्डर रेफरल ऐसा देता था कि 1% रेफरल या कुछ गिफ्ट 25,000 रुपये 50,000 रुपये। आजकल तो बिल्डर बोर्ड लगा दिया है और अलग से टीम रखी हुई है रेफरल टीम, 2% रेफरल देते हैं। ओके 2% देने लगे हैं। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो कस्टमर आ चुका है वहाँ पे पहले से बुक कर चुका है 1% उसको मिलेगा और जिस कस्टमर को लेके आ रहा है 1% उसको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है रेफरल का।
रेफरल के साथ साथ एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि पास बैक सुना होगा आपने। पास बैक, हाँ सुना है सर। वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि पास बैक ऐसा हो गया है कि एक टाइम था कि पास बैक बहुत कभी किसी को देना हो, मतलब एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन लोग दे देते थे कि हाँ ठीक है आपने बहुत अच्छे कस्टमर हो, हम आपको 25 से 50,000 का गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं। आजकल उसका बहुत ज़्यादा ये हो गया है, उसको ट्रेनिंग देने वाले हम ही लोग हैं, मतलब हमारे जो ब्रोकर फ्रेंड हैं, रियल्टर हैं, यही लोग उनको मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि भाई हम आपको 2% देंगे, कोई बोलता है 3% देंगे, कोई बोलता है 1% देंगे। तो ये ऐसा हो गया है कि पहले हम सर्विस जो देते थे कस्टमर को उसके बदले चार्ज करते थे, 1% 2% चार्ज करते थे। आजकल चार्ज तो नहीं करते हैं, उल्टा कस्टमर हमसे मांगता है कि हमें कितना मिलेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, सही बात है सर। ये एक्चुअली सच में देखेंगे ना तो रियल इस्टेट फेटर्निटी को अगर कुछ गलत लोग बोल रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि वो कौन से पोजीशन पे है। अगर क्लाइंट की बात करेंगे तो अभी आपने क्लाइंट की बात की, ये क्लाइंट ही आज बायबैक या कैशबैक या ये सब चीज़ों को कंसीडर करके बुकिंग कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। पर इसके ऊपर भी अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने या फिर इन्होंने कुछ एक्शन लेना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? बाकी की इंडस्ट्रीज भी है, जैसे रियल इस्टेट एक इंडस्ट्री है जहाँ पे रियल इस्टेट एजेंट है, तो वैसे और भी इंडस्ट्रीज है, इंश्योरेंस है और शेयर मार्केट से, उधर के कुछ नॉर्म्स ऐसे हो गए कि जो यूज करना चाहिए, ऐसा कोई आपके एक्सपीरियंस में आप मुझे शेयर करेंगे? बहुत सही, लेना चाहिए गवर्नमेंट को, इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। जैसे आज के करीब 4-5 साल पहले जिस समय रेरा आया तो ऐसा लग रहा था कि पूरा रियल एस्टेट इंडस्ट्री चेंज हो जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन बाद में वो 10,000 रुपये का रेरा देने लगे तो सब हर कोई जो है रेरा लाइसेंस लेके जो है अपना काम शुरू करने लगा। अब होता क्या है कि ये रेरा लाइसेंस हर कस्टमर को मालूम नहीं है। बिल्डर उनको ज्ञान देता है कि नहीं आप ऐसे करके रेरा लाइसेंस ले सकते हो। अब रेरा लाइसेंस लेने में कुछ क्राइटेरिया अगर फिक्स कर दे गवर्नमेंट कि नहीं रेरा लाइसेंस लेने वाले का इतना एजुकेशन होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहली चीज़ तो वहाँ हो सकता है कि एक फ़िल्टर लग जाए। फ़िल्टर नंबर 1 ये क्राइटेरिया फिक्स है, मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, 5 साल का कहीं किसी रिलेटेड ज्ञान एक्सपीरियंस करना चाहिए। जैसे सीए होते हैं, सीए जो आर्टिकल करते हैं उनका कंपलसरी होता है, एडवोकेट के पास होता है, तो इस तरह का कुछ कंपलसरी होना चाहिए। दूसरा जो आपने इंश्योरेंस बोला, तो इंश्योरेंस फील्ड में बहुत अच्छा एक ये है कि अगर आपको इंश्योरेंस एजेंट बनना है तो कुछ फिक्स डिपॉजिट देना पड़ता है लाइसेंस लेने के लिए। ओके, गवर्नमेंट को फिक्स डिपॉजिट देना है। वो डिपॉजिट देने के बाद में तब आप अपना दुकान खोल के, आप ऑफिस खोल के चला सकते हो। ओके, अगर आपको एक इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा लोगों के साथ काम करना है, ओके, यानी कोई अगर LIC के साथ कर रहा है और उसको अगर कल दूसरे कोई मैक्स के साथ किसी के साथ जाना है, टाटा के साथ जाना है, टाटा, SDFC, बाकी बहुत सारी कंपनियों के साथ करना है, तो उसका डिपॉजिट बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, हाँ, तो सेम चीज़ अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है, भाई इतना ज़्यादा नहीं, मतलब स्टार्ट करे, कम से स्टार्ट करे कि आपको काम करना है मल्टीपल बिल्डर के साथ करना है, 5 के साथ करना है तो 5 लाख रुपए, मल्टीपल के साथ करना है 10 लाख रुपए, या पूरे पूना में करना है तो आप 25 लाख रुपए डिपॉजिट दो। अगर इस तरह का फ़िल्टर लगा दें तो जो छोटे छोटे 10-10 हज़ार वाले हैं ना, वो अपने आप फ़िल्टर लग जाएंगे, आएंगे नहीं, दिखेंगे नहीं। क्योंकि अभी तो ऐसा होता है कि जो नए नए ब्रोकर आते हैं ना, एक बुकिंग के लिए 10,000 का रेरा निकाल लेते हैं। रेरा निकाल लिया, एक बुकिंग किया, 2 बुकिंग किया, गायब हो गए। तो इस तरह का अगर फ़िल्टर लगा देंगे मिनिमम 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, तो शायद जो नीचे का जो है ना एक कैटेगरी है वो पूरा गायब हो जाएगी। तो सर ये आपने जो बताया वो सही है, पर मुझे ये जानना है कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं किसी भी रियल एस्टेट कंपनी में, तो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि वो कुछ दिनों के बाद में अपना खुद का स्टार्ट करने जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं। बहुत सारे आजकल डेवलपर्स के ऐसे भी, डेवलपर के एम्प्लॉयज़ भी आज रियल एस्टेट ब्रोकर्स बन रहे हैं। इनका रिटेनिंग कितना होता है सर मार्केट में? आप इतने साल से इतने वास्ट लेवल पे काम कर रहे हैं कि आपसे जानना है मुझे कि इसके बारे में। मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें अगर रिटेनिंग की बात करेंगे तो इसमें रेशियो ऐसा होता है, 80-20 का रेशियो आएगा। अच्छा, कि अगर मान लो 10 लोग आ रहे हैं, न्यू एंट्री 10 ब्रोकर बन रहे हैं, तो 10 में से 2 ऐसे हैं जो टिक पाएंगे, 8 तो अपने आप निकल जाते हैं। Okay. मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें अगर कोई शेयर मार्केट वाला है वो भी ब्रोकर बन जाएगा। आजकल बहुत सारे CA भी बन गए ब्रोकर, कोई होम लोन वाला है वो भी ब्रोकर बन जाता है, एडवोकेट भी बन रहे हैं, एडवोकेट भी बन जाता है। तो मतलब पहले ऐसा था ओनली रेंटल रीसेल के लिए ऐसा होता था, लेकिन आजकल इसके लिए भी होने लगा है प्राइमरी में। और इनको बनाने वाले कौन है? हमारे बिल्डर फ्रेंड हैं,
वो जाते हैं, वो जाके बोलते हैं नहीं आपका तो ऑफिस है ये, जस्ट 10,000 रुपये और देना है बस, चलो हो गया। तो ऐसे करने वाले बहुत हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, डॉक्टर्स को भी जानता हूँ मैं। अच्छा, प्रोफेशनल डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, उन लोगों ने भी रेरा निकाला है। रेरा निकाल के प्रॉपर ऑफिस भी खोला है, और ऑफिस मतलब ऑफिस के अंदर जो बैठे हैं लोग, वो प्रॉपर MBBS लोग ऑफिस के अंदर बैठ के ऑफिस चला रहे हैं। मैंने देखा है। लेकिन कितने दिन, क्वेश्चन आता है कितने दिन। अब जो जिन डॉक्टरों की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 CP मीट में मुलाकात हुई, बहुत अच्छा चल रहा है। वो लोग क्या जो नए नए शुरू करते हैं, वो चाहे हमारे एक्स एम्प्लॉय हों या डॉक्टर्स हों या ये दूसरे प्रोफेशन वाले, ये उनका काम नहीं है। जो डॉक्टर है उसका काम है डॉक्टरी, जो CA है उसका काम है कि CA का काम करना। वो कितने दिन काम करेगा, और जब तक आपका खुद का फोकस नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो इनको जितने जो मैंने आपको बताया, मैक्सिमम लोगों ने देखा है क्या किया है कि बिजनेस शुरू किया, शुरू करने के बाद में अनाप शनाप पैसा लगाया कि चलो एक ऑफिस होना चाहिए, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 99 को दे दो, मैजिक को दे दो, फेसबुक भी दे दो, सब कुछ कर दो। हाँ, शुरू में बुकिंग हो जाते हैं, 4-5 बुकिंग हो गए तो एकदम जोश आ जाता है। बुकिंग होने के बाद में जब वो हिसाब करते हैं कि यार इतना तो हमने फेसबुक को दे दिया, इतना तो हमने इसको दे दिया, इतना तो 99 लेके गया, बचा क्या? कुछ नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो करके गए हैं, जहाँ से छोड़ के आए हैं, वो जो करके गए हैं, तो अक्सर आपने सुना होगा जो जिसको जैसा करता है ना उसको वैसे ही मिलता है। तो उनके साथ भी वैसे ही होता है। जो डॉक्टर्स मैंने बताया उनका, तो उनके साथ तो सच में वैसे ही हुआ कि वो 2 MBBS जिनको इन्होंने अपना एम्प्लॉय बनाया था, वो मुश्किल से 2 या 3 महीने बाद खुद ही खोल के बैठ गए। सही है, खुद ही खोल के बैठ गए अलग। तो डॉक्टर ने मुझे बताया भी यार ये क्या हो गया, कि मैं तो यहाँ से उनका अच्छा भला चाहा कि भाई कुछ अच्छा करेंगे, और वो खुद का दुकान खोल के बैठ गए। लेकिन अंत में क्या हुआ, ना इनका चला ना उनका चला, वो वापस आके अपने हॉस्पिटल में आके काम करना शुरू कर दिए। तो सेम चीज़ जो एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं उनका भी वही होता है कि जो सच में डेडिकेटेड हैं वो आउट ऑफ 10 2 ऐसे हैं टिक पाएंगे, 8 तो वापस आ जाते हैं, जॉब करते हैं। ये जो एक्चुअली मिथ है रियल एस्टेट में, जब आते हैं ना लोग तो उनको लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर आज की कंडीशन आज देखेंगे, आज जो लेवल पे रियल एस्टेट खड़ा है, आज यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इधर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ही ज़रूरत है। आज आपको लीड लाना और लीड नर्चर करना और लीड को कन्वर्जन करना, ये तीनों बातों में आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। आज डेवलपर खुद ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, इसलिए डेवलपर ये आउटसोर्स कर रहे हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये आउटसोर्स क्यों हो रहा है। अगर ये सिर्फ लोगों से या 10 लोग एक साथ आए उनसे रियल एस्टेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो डेवलपर भी वो खुद नहीं संभाल पा रहे, इसलिए वो आउटसोर्स कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हैं। और इसको अगर आप प्रॉपरली देखेंगे ना, तो जैसा आपने जब भी बताया कि एक प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन की ही ज़रूरत है, कि आपको कम से कम 1 2 साल 3 साल एक अच्छे किसी चैनल पार्टनर के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। उसके बाद में आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस चालू करो। मैंने खुद ने ऐसे देखे, यानी आपके पास भी इंसिडेंट्स हुए रहेंगे कि एम्प्लॉयज़ जाने के बाद में फिर से कुछ दिनों के बाद में रिटर्न आ जाते, अपने पास नहीं आते थे, किसी और के पास चले जाते। ये बहुत चलता है ये सब चीज़ें ये इंडस्ट्री में। मैं आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहूँगा कि हो सकता है कि कोई ना कोई रेरा अथॉरिटी या कोई ना कोई कभी आपका चैनल वहाँ तक पहुँचे और देखें। ये सच है कि इसमें रेरा को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कि जितने ब्रोकर बन रहे हैं, हर कोई सिक्योरिटी गार्ड से लेके कोई भी कहीं भी, मैंने देखा है IT में काम करने वाला वो भी ब्रोकर बन जाता है, 10,000 का रेरा ले लिया, बन गए। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लाना चाहिए कुछ कानून, कि जिससे कम से कम एक फिल्ट्रेशन लगे, एक प्रॉपर एजुकेशन ऐसा हो कि हाँ भाई, जैसा बीच में आया कि रेरा एग्जाम हो रहा है, हाँ अच्छी बात है, अच्छा आया। उसके साथ साथ ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि न्यू रेरा का सर्टिफिकेट अगर देना है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। 5 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस, रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही खड़े हुए और रेरा सर्टिफिकेट ले लिया बन गए। बल्कि जितने बड़े बड़े बिल्डर हैं उनको भी जब काम करवाते हैं तो उनको भी ऐसा ये रखना चाहिए कि अगर कोई नया चैनल पार्टनर आ रहा है तो उसको 1% हम देंगे, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने पुराने हो, उस हिसाब से वो डिसाइड करें कि परसेंटेज किसको कितना देना है, ना कि ओपन टू ऑल। हाँ, क्योंकि आज अगर रेरा बात करेंगे तो उन्होंने एग्जाम लाई है, ठीक है, एग्जाम लाई है, एग्जाम पास करो, पर आज दूसरे इंडस्ट्रीज देखो ना आप सर, कि जहाँ पे एक्चुअली आपको क्लाइंट को सर्विस देना है, या फिर आप सर्विस इंडस्ट्री देखो, डॉक्टर की एक सर्विस इंडस्ट्री है, एडवोकेट की सर्विस इंडस्ट्री है, CA की सर्विस इंडस्ट्री है, ये सब में देखो तो प्रैक्टिस कंपलसरी है। प्रैक्टिस के बाद में ही आप खुद कर सकते हैं। आप अगर आज एडवोकेट बने तो आपको सनद लेना पड़ती है, किसी ना किसी एडवोकेट के साथ आपको एक सर्टन टाइम तक काम करना पड़ता है, उसको
असिस्ट करना पड़ता है, ये क्या एग्जैक्टली रोल है आपका और क्या गोल है आपका, कस्टमर को कैसे आप सर्विस देंगे? सेम डॉक्टर के पास भी वही है कि आपको कहीं ना कहीं पे प्रॉपरली ट्रेन डॉक्टर के अंडर में काम करना है, ये सेम रियल एस्टेट में भी आना चाहिए। ये जो आपने बताया ना, ये सच में बहुत जरूरत है इसकी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लीगल कुछ क्वेश्चन जब पूछते हैं कस्टमर, तो जिनको एक्सपीरियंस है 10-10, 15-15 साल से लोग मार्केट में हैं, वो बता सकते हैं। अब जो नए हैं उनको तो जस्ट अपने पैसे से मतलब है कि हमें बुकिंग करो, 2%, 3% जो भी मिलेगा और बाकी अब देख लो। वो चीज़ उनको एक्सपर्टीज़ है ही नहीं है। अगर उन्होंने 4 साल 5 साल काम किया है किसी चैनल पार्टनर के साथ में रह के, किसी भी सीनियर के साथ में रह के, तो उनको मालूम होगा क्या है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई प्रॉपर्टी ओनर है, हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं, 2 में किसी एक की डेथ हो गई, क्या करना है नहीं मालूम है बहुत लोगों को। अब सपोज 2 में से किसी एक की डेथ हो गई, उनका एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, प्रॉपर्टी बिक पाएगी कि नहीं बिक पाएगी नहीं मालूम उनको। अब अगर उन्होंने काम किया है 4-5 साल, ये जैसे आपने बताया एडवोकेट के बारे में, तो एडवोकेट के यहाँ जब काम करते हैं तो इस तरह केस बहुत सारे आते हैं, उनको एक्सपीरियंस आ जाता है क्या है। डॉक्टर के यहाँ काम करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के केसेस आते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। यहाँ मालूम ही नहीं उनको सिर्फ ये मालूम है कि सर खरीद लो, सब अच्छा है, बढ़िया प्रॉपर्टी अच्छी, खरीद लो, बस इतना मालूम है। और अगर कहीं अटक गए तो नमस्कार, सिम कार्ड चेंज कर लो, गायब हो जाओ। सर आप पर्सनली किस चीज़ में इन्वेस्ट करना बेटर समझते हैं, कमर्शियल या रेसिडेंशियल? आप जब क्लाइंट आपके साथ में बैठता है तो उस वक्त आपका प्रेफरेंस क्लाइंट को कैसा होता है कि क्या लेना चाहिए उसने? देखिए अगेन इसमें भी ऐसा है कि ओवरऑल अगर आप पुणे मार्केट में देखेंगे तो कमर्शियल वर्सेस रियल एस्टेट का अगर मार्केट है तो 80-20 के आसपास मार्केट जाएगा। ओके 80% रेजिडेंशियल है प्रोजेक्ट और 20% कमर्शियल है। कमर्शियल की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, डिमांड है लेकिन शॉर्टेज है। हाँ ये है कि कस्टमर का एजुकेशन कमर्शियल के लिए हम लोग दे नहीं रहे हैं। मतलब एज ए चैनल पार्टनर अगर देखा है तो हम लोग कमर्शियल मार्केट ऐसा है, बहुत वास्ट है, ओपन है, कंपटीशन बहुत कम है। मैंने पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरा फर्स्ट चॉइस होगा कि कमर्शियल में काम करो। ओके और हम जब कमर्शियल आता है बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि कमर्शियल में कुछ चीज़ें हैं कि प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, कमर्शियल में लोकेशन बिकता है। अच्छा हाँ अगर लोकेशन अच्छा है तो कस्टमर आपसे ज़्यादा कुछ बहस नहीं करेगा, रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करे, ठीक है डन। रेट में भी हो सकता है आपसे निगोशिएशन ना करे अगर अच्छा लोकेशन है तो, जो कि रेजिडेंशियल में बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा एक पॉइंट है वास्तु। हाँ रेजिडेंशियल में होता है बाथरूम इस तरफ होना चाहिए, किचन इस तरफ होना चाहिए, किचन में पानी का जो नल है वो इस तरफ होना चाहिए, बेडरूम इस तरफ होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं वास्तु के। कमर्शियल में ऐसा नहीं है, लोकेशन अच्छा है चलेगा। कमर्शियल में तो मैंने देखा है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी साउथ फेसिंग, प्रॉपर साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी हैं और लोग लेते हैं क्योंकि लोकेशन बिकता है। तो मेरा फर्स्ट चॉइस होगा कि कमर्शियल है तो कमर्शियल ले लो, ज़्यादा अच्छा है। सर ये बात आपने सही की। और मुझे एक और जानना है सर, ये रियल इस्टेट में आज आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? तो आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं? आपने जैसा बताया कमर्शियल रेसिडेंशियल के डिफरेंस है, वैसा आज आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट किधर किधर है? देखो ये चीज़ तो ऐसी है, बहुत ही पर्सनल है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे ये कहाँ रखते हैं। कि जैसे किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बकेट। हाँ इन वन बकेट। तो सेम चीज़ हमारे साथ भी वही है। क्या वैसे मेरा मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट है आज भी, और रियल एस्टेट में अगर देखा जाए तो रेजिडेंशियल में ज़्यादा है। हमें खुद को भी बहुत लेट मालूम पड़ा कि रेजिडेंशियल के बजाय कमर्शियल ज़्यादा अच्छा रहता है। आप ROI देखेंगे, ROI के हिसाब से, एप्रिसिएशन के हिसाब से देखेंगे तो कमर्शियल ज़्यादा बेटर है। तो अगर फ्यूचर में मुझे इन्वेस्ट करना पड़े तो हम कमर्शियल में ही करेंगे, ओके रेजिडेंशियल में नहीं है। हाँ उसके अलावा एक और है, वो लैंड है। लैंड में भी एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन प्रोवाइड ये है कि लैंड का डील अच्छी होनी चाहिए। लैंड में लिटिगेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लैंड तब अच्छी है कि जब हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो बंदा सही है और अच्छी तरह सब जान पहचान वाला है तो ठीक है। अदरवाइज लैंड में ऐसे हाथ डालना ठीक नहीं है। सही बात है। सर नेटवर्किंग का आपके पूरे करियर में क्या रोल था? यानी आपका नेटवर्किंग कितना करते हैं आप रियल एस्टेट में, और नेटवर्किंग की वजह से आपका कितना बिजनेस होता है, या आपका क्या बोलना है कि नेटवर्किंग कितना करना चाहिए लोगों ने? तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी की कितना बड़ा रोल है नेटवर्किंग का आपके लाइफ में? नेटवर्किंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं तो बताऊँ मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि हर जो नया लॉन्च आता है, हाँ हर लॉन्च में मेरा कुछ ना कुछ ऐसा जो बल्क बुकिंग होते हैं नेटवर्किंग से ही होते हैं। अच्छा हाँ अब सुनने वालों को, देखने वालों को लगता होगा कि मैंने शायद कहीं फेसबुक पे किया होगा या किसी पोर्टल से आया होगा, नहीं।
पोर्टल और फेसबुक ये सब सपोर्ट के लिए रहते हैं, लेकिन मेरा जैसे गोदरेज में बहुत बार हमने किया है, बल्क बुकिंग दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने बल्क में करीब 20 बुकिंग दिए हमने गोदरेज में नेटवर्किंग से। अब नेटवर्किंग से कैसा कि अब जैसे हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम पकड़ते हैं, उनको बोलते हैं भाई आ जाओ इन्वेस्ट करो। अब उसने अगर इन्वेस्ट किया फिर उसको बोलते हैं कि भाई काम करो और अपने दोस्त लेके आओ। तो ये नेटवर्किंग बहुत आसान है। नेटवर्क में तो मैं बोलता हूँ कि सबको कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए कि एक कस्टमर अगर आपको अच्छा मिल गया, वो 10 कस्टमर ला के देगा। सही है। अब उसको आप क्या दे रहे हैं कस्टमर को, वो आपके ऊपर है। आप दे रहे हैं उसको, किस ढंग से आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक कस्टमर, बिकॉज क्या होता है कि एक अगर आपका कस्टमर दूसरा कस्टमर लेके आ रहा है तो 80 नहीं 90% कन्विंस होकर कस्टमर आ रहा है। सही है। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्या बोल के ला रहा है कि मैंने प्रॉपर्टी इतने में खरीदी थी और अभिजीत जी ने हमें प्रॉपर्टी इतने में दिलवा के आज इतना एप्रिसिएशन हो गया। बराबर। तो ऑलमोस्ट 90% कन्विंस कस्टमर आता है। तो नेटवर्किंग ऐसा है कि अगर फोकस करना शुरू कर दो, आपका डेटा अगर अच्छा है, नेटवर्किंग में फोकस करना शुरू कर दो, मैं बोल रहा हूँ कि आपका मार्केटिंग बजट आधा हो जाएगा। क्या बात है। हाँ सर, एक्चुअली मुझे एक क्यूरियोसिटी थी। आप बहुत जगह घूमे इंडिया में, आपने पहले भी बहुत ट्रैवल किया है। आपने दिल्ली में भी मॉडल देखा रहेगा, रियल एस्टेट में बहुत शेयरिंग मॉडल चलता है, यानी लोग एक में से जुड़ जाते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह में चलता है। पूना में भी बहुत लोगों ने ये स्टार्ट किया था, आप भी पहचानते कुछ लोगों को कि जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, पर सक्सेसफुल एक भी नहीं रहा उसमें से, नॉट अ सिंगल वन कि जो प्रॉफिट शेयरिंग में सक्सेसफुल हुआ। तो इसके पीछे क्या रीजन लगता है आपको कि प्रॉफिट शेयरिंग और सैलरी बेसिस पे एम्प्लॉयज, ये दोनों मॉडल में कौन सा मॉडल अच्छा है और क्यों अच्छा है? अब जी मैं बताऊं कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये हमारा ह्यूमन बॉडी ऐसा है ना कि कंफर्ट जो है ना वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। अगर इस कुर्सी में नीचे तो कहीं कांटे वाटे लगे हो तब तक मैं 2-3 बार हिल चुका होता है लेकिन इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है बैठे रहो आराम से। तो कंफर्ट सबको अच्छा लगता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा एक माइंडसेट ऐसा है जो प्रॉफिट शेयरिंग में काम करते हैं। कोई लोग 50-50 पे काम करते हैं, कोई 60-40 पे काम करता है, कुछ 70-30 पे काम करते हैं। क्या होता है जब काम करना शुरू करते हैं ना, पहले तो काम कर रहे होते हैं एज ए एम्प्लॉई, उस समय 5-5 6-6 बुकिंग दे रहे थे महीने में। फिर उनको लगता है कि 5 बुकिंग अगर हम महीने में दे रहे हैं तो क्यों ना हम प्रॉफिट शेयरिंग में काम करें। सो सीधा मुझे 2.5 लाख रुपये मिलेगा महीने का अगर हम 50% में काम करेंगे। ऐसे तो मुझे कितना मिल रहा है, 50,000 रुपये सैलरी मिल रहा है और थोड़ा बहुत कमीशन, बाकी नुकसान हो रहा है। और जिस समय वो आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग में, उस दिन से उनके दिमाग में क्या आता है कि देखो डेली तो सुबह 9:30 बजे जाना होता था, अब अगर नहीं भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम आराम से 10 बजे जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो घर से जब निकलते हैं तो उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि कोई बोलने वाला नहीं है। अब अगर घर से निकलना है और वाइफ ने बोल दिया नहीं बच्चे के स्कूल जाना है, चलो वो चले गए। कोई रास्ते में दोस्त मिल गया, कहाँ जा रहा है भाई, चाय पीते हैं बैठ के, चल आज यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ जाएंगे। 99% मैंने बहुत लोगों से देखा है, पूछा है, सबका एक ही प्रॉब्लम होता है, टाइम मैनेजमेंट। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल पूरी तरह से डिसिप्लिन से बाहर निकल जाते हैं। ऑफिस जब होता है तो ऑफिस में क्या होता है कि 9:30 बजे पहुंचना है। एम्प्लॉय अगर हो तो, हाँ एम्प्लॉय है तो 9:30 बजे पहुंचना है, बॉस का फ़ोन आएगा, बॉस को शाम को बताना है आज कितने विजिट किए, कितने कॉलिंग किए, सब बताना होता है। जहाँ प्रॉफिट शेयरिंग में हम तो खुद के बॉस हैं, कौन पूछने वाला है, बॉस कैसे पूछ सकता है हम बॉस। और दूसरा है कि बॉस को जॉब लोग कैसे देते हैं उस टाइम कि देखो सर करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो आप फ्री में थोड़ी देने वाले हो। सही बात है तो बॉस भी कुछ बोलता नहीं। तो ये मेन रीज़न है कि ये सक्सेस नहीं हो पाया मॉडल, और ना शायद मेरे हिसाब से चल पाएगा आगे। मैंने भी बहुत सारे लोगों को ऑफ़र दिए हैं और काम करवाया लोगों से, लेकिन सेम प्रॉब्लम होता है कि जो आने वाला होता है सुबह 11 बजे अगले दिन 11 बजे आता है सही बात है सर। एक फाइनली मुझे आपकी एक सक्सेस स्टोरी सुननी है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग स्टोरी है, या किसी डेवलपर को या फिर किसी कस्टमर को आपके वजह से बहुत एनकैशमेंट हुई या कुछ नंबर्स अच्छे मिले वहाँ पे उसको, ऐसा कोई एक सक्सेस स्टोरी आपकी जाननी है? सक्सेस स्टोरी तो मैं अगर बताऊँ तो मैं तो बोलूँगा कि आज भी मैं सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। सक्सेस नहीं हूँ मैं, अभी भी सीख रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं कि जिस समय हमने अपना जॉब छोड़ के रियल एस्टेट शुरू किया है, और कोई भी आदमी जब नया काम शुरू करता है तो बहुत ज़्यादा जोश होता है। तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि हमने बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं, आज भी ऐसे बिल्डर हैं कि जहाँ पे हमारा जो बुकिंग हुए उस टाइम मुश्किल से गिन के 3-4 लोग काम करते थे।
आज भी हाईएस्ट बुकिंग हमारे हैं। क्या बात है। जैसे प्राइड वर्ल्ड सिटी जिस समय स्टार्ट हुआ था, हाँ हाँ, कुछ नहीं था वहाँ पे, कुछ भी ऑफिस तक नहीं था, गड्ढा भी नहीं खुदा था, सेकेंड हाईएस्ट हमारा था। क्या बात है। और अब तो हम फिलहाल बहुत दिन से, मतलब इतना उस समय इतने प्रोजेक्ट नहीं थे, आज की डेट में इतने प्रोजेक्ट नहीं कि अब तो हम जाके भी बहुत साल हो गए, हम गए भी नहीं वहाँ पे। उसी के पास में सहारा का एक प्रोजेक्ट आया था। अच्छा। उस समय में हमने, उसके तुरंत बाद आया था, 100+ हमने वहाँ पे बुकिंग और टोकन दिए थे वहाँ पे। क्या बात है। लेकिन वो चलो फ्लॉप हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद ब्रह्मा का एक आया था उसी जगह पे, अभी भी है, अब तक का हाईएस्ट हमारा था वहाँ पे, अभी भी हाईएस्ट मेरा ही है। वो सीपी फ्रेंडली नहीं था, लेकिन फिर भी हमने काम किया, करीब करीब 35-40 बुकिंग दिए थे उस टाइम। इसके अलावा अगर देखा है, सक्सेस स्टोरी में नहीं काउंट कर सकते, लेकिन इसके अलावा जो मुझे अच्छा लगा, इसमें मुझे ऐसा लगा नहीं कि हमने बहुत अच्छा किया। जो काम हमने गोदरेज के साथ किए, बहुत मज़ा आया मुझे काम करने में, कि गोदरेज ओनली वन कंपनी जो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में बहुत सिस्टमेटिक है, आप पैसा मांगो या ना मांगो, पैसा आपको मिलेगा ही। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे कुछ पेमेंट ऐसे डिस्प्यूट में चले गए हैं, 2-3 साल तक पड़ा रहा, लेकिन बाद में पैसा आया है। तो गोदरेज के साथ में जब हमने स्टार्टिंग में 2012 से लेके 2016-17 तक काम किया है ना, तो हमने बहुत सारे रोड शो किए हैं उनके साथ में। पूना के बाहर रोड शो किए, अहमदनगर में किए, कोल्हापुर में किए, सोलापुर में किए, औरंगाबाद में रोड शो किए। रोड शो सिर्फ रोड शो नहीं किए हैं, बल्कि हर रोड शो से बुकिंग भी आते थे। अच्छा। तो गोदरेज के उस टाइम जितने सीपी मीट होते थे, हर सीपी मीट में मकानंद का नाम होता था, और मकानंद एक एज ए केस स्टडी डिस्कशन होता था कि नहीं वो मकानंद इतना कर सकता तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। सही है। तो एक्चुअल अगर रोड शो की बात की जाए तो उसका स्टार्टिंग हमने किया है। क्या बात है। हाँ, अब बाद में फिर प्राप्त टाइगर से लेके और बहुत सारे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग करना शुरू किया, और आज की डेट में तो सब कोई कर रहा है। तो वहाँ से जो हमें रिकग्निशन मिला, बहुत अच्छा रिकग्निशन मिला कि भाई जो भी है, कोई दूसरा बिल्डर अगर देख रहा है कि यार ये बंदा इतना बुकिंग कैसे दे रहा है, तो बुकिंग हमारे रोड शो से आते थे, रेफरल से आते थे, प्लस हमारे जो मार्केटिंग वगैरह करते थे उससे भी आते थे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक सक्सेस स्टोरी बोल सकते हो आप, या हैप्पीएस्ट मोमेंट बोल सकते हो रियल एस्टेट की। उस समय रिकग्निशन इतना अच्छा मिला हमें, बहुत अच्छा मिला कि भाई ये बंदा एक ऐसा है जो रियल एस्टेट में इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट, बाकी लोगों से हट के काम कर रहा है। सही है, सही ऐसा है सर। आज बहुत सारी चीज़ें आज नई सीखने मिली हमको। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर कमिंग। और एक्चुअली ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, जो एक डिकेड के ऊपर के एक्सपीरियंस है, 10-10 15-15 साल के एक्सपीरियंस है, ये जो हमारे व्यूअर्स है, जो नए रियल एस्टेट एजेंट्स जो आ रहे हैं मार्केट में, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो जब आप जैसे लोगों को सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलती है। हमको बहुत रिप्लाई आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, पूछते हैं कि प्रीवियसली ये सर आए थे, उन्होंने ये बताया था, वो आए थे, तो पर्सनल नंबर दीजिए उनका, उनसे कुछ डिस्कस करना है, ये करना है। तो सर आज का दिन भी वही था, आज भी बहुत सारी चीज़ें नई सीखने मिली जो एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट बताता है। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू अभिजीत। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा आई एम जस्ट फीलिंग कि टुडे ब्लेस्ड कि आपके सामने आया और आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए। आई एम रियली ब्लेस्ड टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कमिंग। एक्चुअली ये एक जर्नी है, और ये जर्नी जो है ना, एक रियल्टर बोल के मुझे भी ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने एक इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम बनाया है, एक अच्छा खासा टाइम गुजरा है और कुछ दे सकते हैं जो इंडस्ट्री को, हर एक की इच्छा है कि आज जो लिया इंडस्ट्री से कुछ देना भी है। तो ऐसे जो लाइट माइंडेड पीपल है, जब वो आते हैं और पॉडकास्ट पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इससे लोगों को बहुत फायदा होता है सर। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज़ें, लोगों का बहुत सारा फीडबैक है हमारे पास में, और आज का एपिसोड भी वही था। आज के एपिसोड में भी लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं सीखी। म्यूचुअल फंड वर्सेस रियल एस्टेट। पक्का सर। थैंक्स सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।